सवाल यह है कि क्या पोर्टफोलियो में चर्निंग करने का वक्त हो गया है? क्या आपको डिजिटल इंडिया से शिफ्ट करके कंजम्पशन इंडिया वाले थीम पर फोकस करना चाहिए? और कैपेक्स वाले जो शेयर गिर रहे हैं, क्या वहां से भी थोड़ा सा आप अपना लगाव कम करके कंजम्पशन वाले शेयरों की तरफ फोकस को शिफ्ट करने का समय हो गया है? ये सबके मन में सवाल है और उस सवाल का जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। निकुंज सर, थैंक यू सो मच। कैसे हैं जी? सर, सबके मन में यही सवाल है। मेरे मन में सवाल था दैट फॉर द फर्स्ट टाइम आई कैन से दैट द इंडियन कंज्यूमर इज ऑन मून। टैक्स कट के बाद चंद्रयान पहुंचा, पर टैक्स कट के बाद पहली बार है दैट इंडियन कंज्यूमर इज फीलिंग दैट वी आर ऑन द मून। मतलब काफ़ी अब हम इम्पैक्ट अगर समझते हैं तो उस दिन हम एनालिसिस कर रहे थे, मगर वीकेंड पे समय मिलता है तो हम देखते हैं कि भी हो क्या रहा है। वो जो टैक्स कट 1 लाख करोड़ का है अभिषेक, 1 लाख करोड़ सीधा इकोनॉमी में कंज्यूमर के हाथ में वापस आता है। बहुत बड़ा टैक्स कट है सर। वो कंजम्पशन वाले जो कंपनीज हैं, रिटेल हो गया, एफएमसीजी हो गया, वहां वो जाएगा, या फिर आपको लगता है कि जो बैंक अभी कासा वासा की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, कुछ पैसे वहां भी जाएंगे? देखिए, पहले हम बात करते हैं 3 साल में हुआ क्या है, क्योंकि बजट ने 2001 में स्टॉक मार्केट की नींव को बदला था। करेक्ट। और क्या 2005 में क्या वह नींव अब अलग दिशा में जा रही है? तो 2001 के बाद सरकार ने क्या करा? सरकार ने बोला जी हम केपेक्स बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान के कोविड से निकल रहा था, कंज्यूमर के पास पैसे नहीं थे। अनलाइक लॉट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, हिंदुस्तान की सरकार ने बोला हम आपको फ्रीबीज नहीं देंगे, वी विल नॉट पुट मनी इन दी हैंड ऑफ कंज्यूमर, बैंक अकाउंटों में हम डायरेक्ट सब्सिडीज नहीं देंगे, क्योंकि पैसे थे भी नहीं उनके पास, हमारी फिजिकल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने बोला हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्ड करेंगे, रेलवे में वंदे भारत बनाएगी, डिफेंस में हमने यान से लेकर के टैंक्स बनाए, हर जगह पे हमने देखा कि शिप में लेकर के हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए। तो वो शिपिंग और डिफेंस के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक इन्वेस्टमेंट का महाकुंभ चालू हुआ था, क्योंकि सरकार ने बोला हम जो खर्चा करेंगे बड़ा खर्चा करेंगे, जो हम 5-6 लाख करोड़ रुपया साल का खर्चा करते सीधा उठा कर कर दिया 8-9-10 लाख करोड़ रुपया। अब वो बोल रहे हैं कि भाई वो तो ठीक है, इकॉनमी में अब कंज्यूमर को भी संभालने का समय आ चुका है, बिकॉज कंज्यूमर जो है इकॉनमी के बाद एक अनइवन सी प्रोग्रेस हुई है। मार्केट के अंदर सब ने पैसा नहीं बनाया, रियल एस्टेट में सब ने पैसा नहीं बनाया, तो एक अनइवन सी प्रोसेस हुई, जिससे हम फाइनेंशियल टर्म में बोलते हैं के शेप इकॉनमी, हैव एंड हैव नॉट। कईयों के पास बहुत आया, कईयों के पास कुछ नहीं आया। तो कंज्यूमर तो जी पीड़ित है। तो कंज्यूमर को आप क्या दे सकते हैं? कंज्यूमर को आप इमीडिएट उसका कष्ट दूर करने के लिए उसका टैक्स कट आप कर सकते हैं। तो ये जो बजट है इसके अंदर एक जो थीसिस है, वी वैल्यू ऑनेस्ट टैक्स पेयर, ऑनेस्ट मिडिल क्लास टैक्स पेयर जो ईमानदारी से टैक्स देता है, जिसको महंगाई की मार और टैक्स में कुछ रिलीफ नहीं मिला है, जिसको हम इस साल 1 लाख करोड़ रुपया पूरा एग्रीगेट लेवल पे हम छोड़ेंगे। तो अगर 1 लाख करोड़ रुपया सिस्टम में वापस आता है तो इसका सीधा प्रभाव कंजम्पशन पे पड़ेगा। शेयर बाजार के लिए क्या है? बिल्ड इंडिया टू कंज्यूम इंडिया जी। उसमें आप 10% ट्रांसफ़र करें, 15% ट्रांसफ़र करें, मगर कुछ ट्रांसफ़र ज़रूर करें, क्योंकि इन शेयर्स में 3 चीज़ें हैं अभिषेक। एक तो 1 लाख करोड़ का सीधा इनमें किक आएगा, हम बात करेंगे क्या देखना चाहिए। दूसरा है स्टॉक्स 3-4 साल से कहीं गए नहीं, कुछ 2, कुछ 3, कुछ 1.5, ये स्टॉक्स गए नहीं है। और तीसरा ओनरशिप खत्म है, बिकॉज पूरा का पूरा शेयर बाजार इस समय बिल्ट इंडिया स्टॉक्स ले रहा था, कोई इंफ्रा ले रहा था, कोई रेलवेज ले रहा था, कोई डिफेंस ले रहा था, कोई शिपिंग ले रहा था, कुछ तो सब ले रहे थे। तो वह स्टॉक्स में ओवर ओनरशिप है और महंगे हो चुके हैं। ये स्टॉक सस्ते नहीं है, मगर ओनरशिप कम है। इनके अंदर रेट ऑफ चेंज, जिसको हमेशा मैं बोलता हूँ मार्केट में होता है उम्मीद, रेट ऑफ चेंज अभिषेक जहाँ अच्छा होता है ऊपर लो, या रेट ऑफ चेंज खराब होता है और शेयर बेचो, कुछ नहीं करना, ज़्यादा नहीं सोचना। रेट ऑफ चेंज केपेक्स का बहुत अच्छा नहीं रहेगा, रेटिंग नहीं हो सकती है, जिसे पी री रेटिंग कहते हैं। कंज्यूमर के अंदर पी री रेटिंग नहीं होगी, मगर रेट ऑफ चेंज अगले 2-3 क्वार्टर में जो अचानक पैसा अप्रैल से आएगा उससे बेनिफिट होगा। तो कंजम्पशन में अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझें सर, तो आपको क्या लगता है कि वो पैसा कहाँ रूट होगा? वो ऑटो में जाएगा, वो रिटेल वाले कंपनीज में जाएगा, क्विक कॉमर्स के लिए बहुत बेनिफिशियरी चीज़ होगी? मतलब क्या लगता है, या फिर हर जगह ही पुश आएगा ये? देखिए, एवरेज में 1 लाख करोड़ को अगर नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स का एडवांटेज में देखूं और स्लैब रेट्स होती हैं, तो एक अनसाइंटिफिक से नंबर पर आते हैं। जो मैंने पढ़ा है वही बता सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज सबके हाथ में 5 से 7 हज़ार रुपये महीने का फर्क पड़ेगा। यही नंबर है ना जी? हाँ। किसी के 5, किसी के पास 7, किसी के पास 8, मैक्सिमम 7। अगर हम वो 60,000 को डिवाइड कर दें 12 से, तो फिर 6,000 रुपये, 5 से 7 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ेगा। अब 5 से 7 हज़ार रुपये का अगर फ़र्क पड़ेगा तो आप क्या कर सकते हैं बताइए? अगर आपके पास अचानक 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है तो
तो आप क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं आप दिन में 2 बार साबुन लगाएंगे, ऐसा तो नहीं दिन में 4 बार आप मंजन करेंगे, और ऐसा तो नहीं कि आप फेस क्रीम ज़्यादा लगाना चालू कर देंगे। तो ये होती है नेसेसिटी कैटेगरीज, जो हमारी रोज़मर्रा की कैटेगरीज हैं। सोप, शैम्पू, बिस्किट, टूथपेस्ट, ये पेनिट्रेटेड कैटेगरीज हैं। इनके अंदर 5-6 हज़ार रुपये अगर आप आएगा तो आप दिन में 2 बार नहाना नहीं चालू करेंगे, या फिर आप कैटेगरी कंजम्पशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है जिसको हम कहते हैं प्रीमियमाइजेशन, मगर वो बहुत हल्का फुल्का आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अचानक आ जाए। अचानक कहाँ आएगा? आप हो सकता है एक हॉलीडे प्लान कर लें, आप हो सकता है कि थोड़ा ईटिंग आउट ज़्यादा चालू कर ले, आप हो सकता है कि QSR रेस्टोरेंट्स में जाने लग जाए, हो सकता है कि आप अपैरल ज़्यादा लेना चालू कर दें, हो सकता है कि आप कहीं जो हाँ 3 दिन की छुट्टी कर रहे थे 4 दिन की छुट्टी कर देंगे, हो सकता है कि आप जो गाड़ी ले रहे थे उसके अंदर आप एक अपग्रेड कर दें मॉडल का, हो सकता है कि आप मोटरसाइकिल में एक सुपीरियर मॉडल ले लें, हो सकता है आप आइस की बजाय EV ले लें। तो जहाँ कैटेगरीज़ में 5 से 7 हज़ार रुपये का नोटेबल इम्पैक्ट आता है, उन्हीं कैटेगरीज को हम बोलते हैं एस्पिरेशनल कैटेगरीज। एस्पिरेशनल कैटेगरीज पे ज़्यादा फोकस करें। ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं वहाँ ना जाके फिर वो सेविंग में रूट हो जाए या फिर मार्केट में आ जाए, म्यूचुअल फंड में चला जाए, क्योंकि चर्चाएं ये भी हो रही है। नहीं, हो सकती है, मगर मैं बोलता हूँ कि भाई देखिए, आज हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं कि इंडियन कंज्यूमर इज़ नॉट फीलिंग अबंडेंट, इंडियन कंज्यूमर इज़ फीलिंग द हीट ऑफ इन्फ्लेशन एंड स्लो डाउन। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ जी, आप अपनी इच्छाओं को कम कर रहे थे और आपके पास अचानक पैसा आता है जो कि अनप्लैंड है, या आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था। करेक्ट, हाँ, इतना तो नहीं किया था, अनप्लैंड, थोड़ी बहुत उम्मीद करके चल रहे थे, ये नहीं तो अनप्लैंड आता है। तो समझदारी तो ये कहती है जी म्यूचुअल फंड में डालो, समझदारी तो ये कहती है। शॉर्ट टर्म मत सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो। मगर ये समझदारी कितने लोग करेंगे मुझे ये नहीं पता। हाँ। कितने लोग ये करेंगे मुझे ये नहीं पता। तो अगर म्यूचुअल फंड में भी आता है तो शेयर बाजार के लिए अच्छा है, ठीक है। हाँ। अगर वो बैंक्स में जाता है तो भी शेयर बाजार के लिए अच्छा है। कुल मिलाकर के ये प्रोडक्टिव होता है। तो मैं कहता हूँ 1 लाख करोड़ का अगर कुछ कम आता है, मगर कुछ तो आएगा, और कुछ जो आएगा कहाँ जाएगा। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ कि हो सकता है म्यूचुअल फंड में आ जाए, शेयर बाजार में आ जाए, बोलना बहुत मुश्किल है। मैं लोगों से ये विनती करूँगा भाई SIPs बढ़ा दो। मैं लोगों से ये विनती करूंगा कि ट्रेडिंग मत करो। मैं लोगों से ये विनती करूंगा कि भाई सेविंग्स बढ़ा दो, बिकॉज सेविंग्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स व्हेन द प्रॉब्लम इज देयर। पर सबके अपने अपने नियम होते हैं, सबके अपने अपनी इच्छाएं होती हैं, सबके अपने 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 प्लान्स होते हैं। और दूसरा, हम एक बात कर रहे हैं मिलेनियल कैटेगरीज की। मिलेनियल कैटेगरीज के जो स्पेंडिंग पैटर्न होते हैं ना, बेशक आपसे मेरे से एकदम अलग होते हैं। तो वो एस्पिरेशनल, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन और एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं रादर देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी तो बोले सिर्फ तो चल रही है भैया। और कोविड ने माइंडसेट को और चेंज किया है। कल किसने देखा है, इस थीम पे बहुत लोग जी रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं योलो जनरेशन, यू ओनली लिव वंस। तो जनरेशन की बात। एक चीज और है, ये हम देख रहे हैं कि PSU, पावर, रेलवे, डिफेंस, इंफ्रा, रोड, हाईवे वाले जो स्टॉक्स हैं सारे टूट रहे हैं। क्या ये इतना मोह भंग होना ठीक है सर? क्योंकि कैपेक्स तो उतना भी ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। 11.25 लाख करोड़ का कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया है। पिछले साल तो अभी कैपेक्स अच्छे से यूटिलाइज किया है और 10.18 वो भी ठीक ठाक है। तो ये जो बिकवाली वाला माहौल बना है, क्या अगर किसी को ये थीम पसंद है तो ये वैल्यू हंटिंग का भी समय थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो? अभिषेक, देखिए क्या हो रहा है कि म्यूचुअल फंड्स के पास सिर्फ शेयर्स हैं नहीं कंजम्पशन के, क्योंकि जहाँ पर तेजी का बोलबाला, मंदी का मुंह काला। तो जहाँ पर परफॉर्मेंस होता है मार्केट हमेशा वहीं जाता है। पिछले 1 साल से हमने किसी को कंज्यूमर म्यूचुअल फंड लाते नहीं सुना है, NFO किसी का। पर टेक्नोलॉजी में आया है, AI में आया है, डिफेंस में आया है, मैन्युफैक्चरिंग में, बिकॉज वहाँ पर तेजी का बोलबाला था। अगर 1.5 साल पहले मैं बोलूँ जी मैं कंजम्पशन का थीम लाऊंगा, आप बोलेंगे अरे भाई क्या कर रहा है। 2018 में मैंने देखा था कि NFOs कंजम्पशन के आ रहे थे, बिकॉज कंजम्पशन स्टॉक्स ऊपर चल रहे थे। तो समय समय की बात होती है। पर कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से ये हो रहा है कि आप एक म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, आपके पास सपोज 10,000 करोड़ के एसेट्स हैं। 10,000 करोड़ के एसेट्स में आप देखेंगे अरे भैया मेरे पास तो बिल्ड इंडिया का थीम 65-70% है, और मेरे पास कंज्यूम इंडिया जो है 15% है, या 5%, 7% है। तो मैं शिफ्ट करूँगा। शिफ्ट करने के लिए मुझे पहले बिल्ड इंडिया के स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे और कंज्यूम इंडिया के स्टॉक्स में बाद में खरीदूंगा। बिकॉज मनी इज लिमिटेड। हाँ, मनी लिमिटेड रहता है ना, बिकॉज आप म्यूचुअल फंड में उधारी में थोड़ी आपको शेयर मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में यू हैव टू हैव जीरो कैश, मतलब नेट जीरो। जो लिया वो बेचा। तो सैटरडे को कुछ नहीं बेचा। सैटरडे को जो काम हुआ था, मुझे लगता है कि जितने भी HNI इन्वेस्टर्स थे जिनको ये कंपल्शंस नहीं होते हैं, रिटेल को कंपल्शंस नहीं होते हैं, उन्होंने बिकवाली कर ली। आज म्यूचुअल फंड्स
वो सारे इंफ्रा के स्टॉक्स की खरीद की बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि उनको 2 दिन बाद कंज्यूम इंडिया खरीदना है। तो ये जो हम कहते हैं ना, ये ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांजिशन अभी थोड़े दिन चलेगा। एक छोटा सवाल, छोटा जवाब चाहिए सर आपसे। क्यों छोटा जवाब? एफआईज खुश होंगे क्योंकि 4.4% का फिस्कल डेफिसिट, कैपेक्स इंटैक्ट है, कंजम्पशन पे फोकस है, और अब उम्मीदें ये भी बन गई है कि शायद आरबीआई सरप्राइज कर दे रेट कट करके। अभिषेक, अगर मैं किसी को बोलूँ हेल्दी रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा जी पहले तो लंबी सैर करो, खाना कम खाओ, तेल कम खाओ, चीनी कम खाओ, और अच्छा प्रोटीन और फल एंड फ्रूट खाओ। तो वो जो डाइट है शॉर्ट टर्म के अंदर आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो एफआई का भी वैसा है। अभी शॉर्ट टर्म में उनको लग रहा है कि डॉलर की जो तेजी है, जो दुनिया में गोलमोल हो रहा है ट्रम्प टैरिफ को लेकर के, इंडिया अच्छा नहीं है। मगर जो सरकार ने करा है, इंडिया की जो लॉन्ग टर्म सेहत है, जिसे हम बोलते हैं कि फिटनेस ऑफ द इकोनॉमी, हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, बाइंग पावर ऑफ द इकोनॉमी, वो उन्होंने मजबूत कर दी है। तो ये जब चीज़ें हैं ना, लॉन्ग टर्म के अंदर हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी मैटर करती है रादर देन नॉइज ऑफ यूएस। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इस बहुत ही क्रूशियल इंसाइट के लिए। तो क्लियर है बाजार में, देखिए वो शिफ्ट बाजार में भी दिख रहा है कि कैपेक्स रिलेटेड स्टॉक से लोग मूव कर रहे हैं कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स में, और उसी हिसाब से आज हमने बजट वाले दिन भी चर्निंग देखी और आज भी वो चर्निंग देख रहे हैं, और आपको भी क्लियर हो गया कि आपको बाजार में क्या करना है। ऐसा नहीं कि कहीं से आप पूरी तरह से निकल जाइए, लेकिन हाँ, प्रोपोर्शन, अपने अनुपात को आपको देख के समझ के बाजार में अपनी रणनीति बनानी है। और ये बिल्कुल सही समय है कि कंज्यूमर वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें भी विद इन कंजम्पशन आपको कहां पर फोकस करना है, यानी कि सर ने बहुत ही क्लियरली एकदम साफ साफ शब्दों में आपको राय दे दी है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर